रिवीजन, है ना, ये हम करते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रिवीजन, रिवीजन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, है ना। चैप्टर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये लास्ट क्लास है आज, इससे आपको सब कुछ आइडिया आ जाएगा इसका, मॉडर्न फिजिक्स, है ना, कि इसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड बेसिकली हम इसमें रिवीजन करते हैं, है ना। तो वन बाय वन इसी की चीजें हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका डिस्कस करेंगे, है ना, सारी चीजें। तो एक बार मैं नटशेल में बताता हूँ। कॉन्सेप्ट मैपिंग का फायदा ये होता है ना, कि जैसे कल आपका एग्जाम है, आज आपको कुछ देखना है, तो क्या देखोगे आप, कोई बुक थोड़ी देखोगे, पूरा डिटेल नोट्स भी नहीं देख सकते हो, तो कॉन्सेप्ट मैप हर चैप्टर का बस देखते जाओ। तो एटलीस्ट उस वजह से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं, मतलब छोड़ के नहीं आओगे कि ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, सारे फॉर्मूले आपको एटलीस्ट याद रहेंगे। वैसे तो प्रैक्टिस के बाद टिप्स पे ही हो जाते हैं, एक बार देखोगे तो सब अपने आप आता जाएगा, तो वो इसका बेनिफिट होता है ना। कि एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या करेंगे हम उस टाइम कोई थोड़ी कि टेक्स्ट बुक देखने लग जाएंगे, उससे क्या फायदा होगा, है ना। तो हम कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग में वन बाय वन अगर हम मॉडर्न फिजिक्स में आए, तो सबसे पहला जो चीज आता है दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिकली आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक में आप इफेक्ट में आपको पता है कि बहुत ज्यादा चीजें तो है नहीं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है दैट इज योर आइंस्टाइन इक्वेशन, है ना। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग कोई इंसिडेंट फोटोन की अगर एनर्जी HF है ना, तो उसका कुछ पार्ट तो आपका वर्क फंक्शन में चला गया, और बाकी जो पार्ट होगा वो आपकी हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये के मैक्स लिख दो इसे आप, है ना, कि एक पार्ट तो आपका वर्क फंक्शन पे चला गया, बाकी आपका के मैक्स आ जाएगा। तो सबसे मेन रिलेशन तो यही होता है। तो इसी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं हम, कि भाई HF तो आप वैसे ही छोड़ दो, वर्क फंक्शन की जगह पे वी कैन राइट HF0, वेयर F0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और के मैक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं V0, वेयर V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, इसी को कई बार वेवलेंथ के टर्म्स में आप लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे SC/λ, यहाँ पे आपका SC/λ0 हो जाएगा, वेयर λ0 इज द कट ऑफ वेवलेंथ, प्लस आपका ये EV0 ही रखने दो, है ना। तो बस ये 3 फॉर्म के इक्वेशन ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले यूज होंगे। ये सबसे पहले जो चीज होते हैं ये यूज होते हैं, और SC की वैल्यू हम जानते ही हैं कि अगर गिवन नहीं है तो SC की वैल्यू वी कैन यूज द 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑमस्ट्रॉन्ग, या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, है ना। ये SC की क्या होती है, बेसिकली आपकी वैल्यू होती है। तो SC की वैल्यू आपने लिख दिया, तो एक तो फॉर्मूला आपका ये आ गया, है ना। दूसरा जो इसमें फॉर्मूला होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हम बात करते हैं फोटो करंट की, है ना, कि भाई इस केस में फोटो करंट की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज द फोटो करंट, है ना, कि वी डिस्कस द फोटो करंट, है ना। तो फोटो करंट का मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाया है कि भाई कितनी करंट आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में फ्लो होगी, जिसका आपने ग्राफ बनाया था। तो वो था कि भाई इंटेंसिटी इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर आ जाएगा कि कितनी एनर्जी पर सेकंड आ रही है, इसको एक फोटोन की एनर्जी से आप डिवाइड कर दोगे, HF आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ गए। लेकिन सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपका N1 इंटू N2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो इसमें N1 N2 हम जानते हैं कि N1 इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, फोटोन सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, N1 ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और N2 जो होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स आपका इंसिडेंट होता है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, है ना। और जो आपका N2 होता है दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट, फोटॉन जो होंगे बेसिकली आपके इंसिडेंट होंगे, है ना। तो N1/N2 की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट एंड नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट, और इससे आपकी फोटो करंट की वैल्यू आ गई। तो फोटो करंट के लिए नॉर्मली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 2 ही फॉर्मूले इसमें होते हैं, एक तो फोटो करंट का और दूसरा आपका आइंस्टाइन इक्वेशन। तीसरी एक थोड़ी सी अलग सी चीज हमने पढ़ी थी, दैट इज योर रेडिएशन प्रेशर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको हम डाल देते हैं, वी टॉक अबाउट द रेडिएशन प्रेशर, है ना, कि भाई जब भी कोई फोटोन इंसिडेंट होगा
तो सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, बेसिकली आपका रेडिएशन प्रेशर होता है। तो रेडिएशन प्रेशर में हम जानते हैं कि अगर फोटोन का इंसिडेंट नॉर्मल है, कि फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, है ना, कि कहीं पे भी अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है ना, और इसमें भी दो केस हो जाएंगे कि नॉर्मल इंसिडेंस में इफ सरफेस इज परफेक्ट एब्जॉर्बिंग, है ना, कि पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस केस में रेडिएशन प्रेशर पी की जो वैल्यू होती है वो I/C हो जाती है। और अगर यही चीज परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है ना, कि इफ इट इज परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, है ना, कि यहाँ पे ये चीज अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है ना, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग होगी तो डबल हो जाता है ये, दिस इज 2I/C। कि नॉर्मल इंस्टेंट में या तो I/C प्रेशर होगा, I इंटेंसिटी C स्पीड ऑफ लाइट, या बेसिकली आपका 2I/C होगा। तो इसी केस में कभी ऑब्लिक इंसिडेंस भी होता है, कि फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस, कि कहीं पे भी अगर इंसिडेंस आपका ऑब्लिक हो रहा है किसी एंगल पे, तो ऑब्लिक इंसिडेंस में भी आपके दो केसेस हो जाएंगे, है ना, कि अगर आपका पहला आपका आ जाएगा परफेक्ट एब्जॉर्बिंग, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग, है ना, और दूसरा हो जाएगा बेसिकली आपका परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, है ना। तो जो परफेक्ट एब्जॉर्बिंग होगा उसमें जो रेडिएशन प्रेशर होता है वो I/C cos थीटा हो जाता है, और परफेक्ट रिफ्लेक्टिव में ध्यान रखना cos स्क्वायर थीटा आता है। ये आपका हो जाएगा 2I/C तो होगा ही, यहाँ पे cos थीटा नहीं cos स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। तो ये चार केसेस होते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जस्ट आपको यही जानना होता है कि आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटो करंट एंड रेडिएशन प्रेशर के बारे में। तो ये आपका ये चीज आ गया। पहली चीज आपकी आ गई। ठीक है, ये आपका जैसे से। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट चीज, ड्यूल नेचर में आप पढ़ रहे थे, वी स्टडी द डी ब्रॉगली वेव, है ना, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, वो हम पढ़ लेते हैं। तो जो सेकंड कंसेप्ट आपने इसमें पढ़ा था, दैट इज योर डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। तो सेकंड वाज द डी ब्रॉगली वेव, है ना, इसी को इन शॉर्ट वी कॉल्ड एज ए मैटर वेव आल्सो, दिस इज कॉल्ड एज ए मैटर वेव, है ना। तो डी ब्रॉगली या मैटर वेव जब भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन जनरल आपकी होती है H/mv, है ना। mv को हम लिख सकते हैं H/p मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह पे आप लिख सकते हो √2me, है ना, वेयर E इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो आप इसमें, E क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो ये तो जनरल फॉर्म आ गया कि H/p √2me लिख सकते हैं। अब जब इसी को स्पेशल लिखेंगे हम, है ना, डिफरेंट टर्म्स में, तो अगर मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फॉर चार्ज पार्टिकल ले लूं, फॉर चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कोई भी हो, अल्फा बीटा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स अल्फा प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वही उसका जो ई होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में आ जाएगा। तो एच की वैल्यू जस्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2m चार्ज क्यू इंटू डेल्टा वी, है ना। इसमें डेल्टा वी जो हो जाएगा ई की वैल्यू जस्ट आपने क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस पुट कर दी, है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल आ गया। और दूसरा आपका देगा फॉर गैस मॉलिक्यूल, कि कोई भी अगर गैस मॉलिक्यूल T टेम्परेचर पे है तो उसकी भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लिख सकते हैं, उसकी जो एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल की वो हम ये लिख सकते हैं, यहां से आपका आ जाएगा 3, है ना, mkt, है ना। तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वो आपकी 3/2 kT हो जाती है,
है ना, और के यहाँ पे जो होगा ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ, तो ई की वैल्यू इसमें पुट कर दिया मैंने, ई की वैल्यू क्यू इंटू डेल्टा भी पुट किया, ई की वैल्यू 3/2 के टी पुट किया, तो ये आपका वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। तो ये आपका फॉर चार्ज पार्टिकल आ गया, ये आपका गैस मॉलिक्यूल आ गया। इसी में आपको होता है कि इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, फॉर चार्ज पार्टिकल का जनरल नहीं, अगर ये फॉर इलेक्ट्रॉन, वैसे तो आपके मॉड्यूल में सबका दिया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा रिलेवेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन का अगर मास वगैरह पुट कर दें तो लैम्डा की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं 12.27 बाई अंडर रूट ऑफ डेल्टा वी आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपका है ना। तो ये आपका आ गया डी ब्रॉगली वेव का ये मेन फॉर्मूला है, चार्ज पार्टिकल एंड गैस मॉलिक्यूल एंड फॉर इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपका डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं शो करता हूँ श्रेया प्रीवियस पेज, आई शो द प्रीवियस पेज, तो एक सेकंड आ गया। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले आपका आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आपका आ गया डी ब्रॉगली वेव, या इसी को हम वी कॉल एज ए मैटर वेव, है ना। फर्स्ट पेज में शो करता हूँ, आप उसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप उसका। है ना, ये आपका गया इस तरह से, फर्स्ट पेज आ गया। नाउ वी कम टू द सेकंड पेज। और डी ब्रॉगली वेव के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम ड्यूअल नेचर में ही पढ़ते हैं, क्योंकि ड्यूअल नेचर में तो 3 टॉपिक होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेव, एंड थर्ड आपका एक्सरेज आ जाता है। थर्ड आपका आ जाएगा इसलिए आपका एक्सरेज। तो एक्सरेज में बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सरे का स्पेक्ट्रम, कि जब हम एक्सरे का स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे तो इस तरह से प्लॉट कर लेंगे, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, है ना, कि वाई एक्सिस के लॉन्ग हम इंटेंसिटी ले लेंगे और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम वेवलेंथ ले लेंगे। तो जब आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा, लाइक दैट। तो यहाँ पे जो मिनिमम आ गया है वो लैम्डा सी हो गया, और यहाँ पे कुछ पीक्स आ जाएंगे, लाइक दैट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए आपके कुछ पीक्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ पीक्स आ जाएंगे आपका ऐसे, है ना। तो ये आपका जो के सीरीज होगी, इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपका लैम्डा के अल्फा होता है ना। और लैम्डा के अल्फा तभी मीट होता है जब ट्रांजिशन होता है 2 to 1, है ना, कि जब 2 से 1 में ट्रांजिशन होगा तो उस टाइम लैम्डा के अल्फा ही मीट होती है। तो ये मेन चीज है। तो इसमें हम जानते हैं कि जो कट ऑफ वेवलेंथ है इसकी वैल्यू तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू हो जाएगी एस सी इंटू ए इंटू डेल्टा वी, है ना, कि डेल्टा वी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कुलीज ट्यूब, है ना, कि आपको हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कुलीज ट्यूब, कि जो भी हमने कुलीज ट्यूब लिया है उसका ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ये लैम्डा सी आ गया। ऐसी मोस्टलेस लॉज अगर हम इसमें यूज कर लेंगे, जो नेक्स्ट चीज आती है जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को डिफाइन करती है, वी कॉल्ड एज ए मोस्टलेस लॉ। तो मोस्टलेस लॉ के अकॉर्डिंग जो रूट ऑफ एफ होता है ये ए इंटू जेड माइनस बी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, है ना। और इसमें आपको होता है कि अगर मैं के के लिए बात करूं तो इस बी की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और अगर मैं एल के लिए बात करूं तो बी की वैल्यू 7.4 होती है। ए तो चेंज होते रहता है कि भाई अल्फा है बीटा है गामा, उसके अकॉर्डिंग ये जो कांस्टेंट ए है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, राइट। तो ये आपका मोस्टलेस लॉ आ गया। कई बार इसमें जेड और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करते हुए क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ तो आते ही है, इसमें भी आते हैं। अब इसी को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं कि भाई मुझे निकालना है कि कोई भी के सीरीज की वेवलेंथ कितनी होगी, है ना। तो इसी को चेंज करके मैंने ये फॉर्मूला भी लिखवा दिया था कि 1/λ के की वैल्यू क्या होगी। 1/λ के की वैल्यू आपकी हो जाएगी रेडबर्ग कांस्टेंट, बस वही है कि z-1 यहाँ पे आ जाएगा का स्क्वायर इंटू, चूंकि के सीरीज है इसलिए फाइनल ट्रांजिशन तो 1 पे होगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जस्ट आपने लिख दिया दिस इज इक्वल टू द 1/n स्क्वायर, है ना, कि अगर आपका के अल्फा है तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दो, के बीटा है तो एन की वैल्यू 3 पुट कर दो, एंड आपका इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा एक एनर्जी लेवल डायग्राम हमेशा बना लिया करना आप इसे, भाई ये सीरीज है तो के अल्फा के बीटा के गामा का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। तो के अल्फा का मतलब जस्ट आपका ये हो गया, ऐसे के बीटा आ जाएगा एंड के गामा आ जाएगा, ऐसे आपका ये एल अल्फा हो जाएगा, एल बीटा हो जाएगा, एल गामा हो जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। तो ये आपकी के सीरीज हो गई, ये आपकी एल सीरीज हो गई, है ना। तो
So that is 2 to 4 ना? 2 to 1 बेटा, 2 to 1। जब के अल्फा होता है तो 2 से 1 में होता है ना ट्रांजिशन। जो के अल्फा होता है तो ट्रांजिशन जो होता है वो 2 to 1 पे होता है ना। के अल्फा जब भी हम बात करेंगे तो ट्रांजिशन जो होगा दैट इज फ्रॉम 2 to 1। आपका जगह के अल्फा ये चीज है कि जब 2 से 1 में ट्रांजिशन होगा तो उसको हम के अल्फा बोलते हैं। तो के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा, ए गामा, एंड सो ऑन। और भी हो सकते हैं लेकिन मेनली आपका के की बात ही करते हैं, है ना। तो ये एक्सरेस के फॉर्मूले हो गए, है ना, कि एक्सरे में ये सारे फॉर्मूले हम जानते हैं। और आपको सर आपने ऑफ के बाद क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कुलीज ट्यूब, दिस इज कॉल्ड एज ए कुलीज ट्यूब। जिस ट्यूब में एक्सरेस प्रोड्यूस होती है ना, दैट ट्यूब इज कॉल्ड द कुलीज ट्यूब। कुलीज ट्यूब ये आपको है ना, कि एक्सरे ट्यूब को ही हम कुलीज ट्यूब बोलते हैं, है ना। मोसलेस लॉ आ गया। ठीक, ये आपका इस तरह से, तो ये आपका एक्सरे आ गया। अब थोड़ा सा एटम बड़ा होता है। इसके बाद जो फोर्थ हम यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, वे डिस्कस अबाउट द एटम्स, है ना। एटम्स में एक्चुअली ना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के एक दो फॉर्मूले आपने अभी नहीं पढ़े हैं, पहले मैं उसको पढ़ा देता हूँ कि एटम्स में कुछ रदरफोर्ड के फॉर्मूले होते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के, है ना। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम जानते ही हैं कि अगर मैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल से कोलिजन का एक्सपेरिमेंट होता है ना। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज आपने यहाँ पे कोई न्यूक्लियस ले लिया, क्योंकि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो हॉलो होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस से किसी इम्पैक्ट पैरामीटर, यहाँ पे एक इम्पैक्ट पैरामीटर टर्म आ जाएगा, है ना। वो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है वो मैं अभी डिफाइन करूंगा आपको मैं, कि सपोज आपका ये न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस का सेंटर बेसिकली आपका ये है। तो न्यूक्लियस के सेंटर लाइन को अगर हम इस तरह से ले लें तो सपोज जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड कर रहा है वो एकदम सेंटर को नहीं कोलाइड कर रहा है, बल्कि यहाँ पे कहीं पे है। वैसे तो कहीं भी हो सकता है। तो ये कोई अल्फा पार्टिकल है जो कि किसी v स्पीड से इसकी तरफ हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर, ये वाली, ये इस लाइन के अलोंग ये जा रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वाली, इसी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ पे एक टर्म बी आ जाएगा कि अल्फा पार्टिकल अगर v स्पीड से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे एक बी टर्म आ जाएगा। दिस बी इज कॉल्ड एज ए इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना, कि इसी को हम बोलते हैं इसलिए आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है आपने कि भाई इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर, है ना। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी का फॉर्मूला होता है वो जस्ट आप इसको लिख लो, कई बार हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में इसमें यूज हो सकता है। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे वो आपका होता है के जेड स्क्वायर, है ना, इंटू कॉट थीटा बाई टू, कॉट थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा इसलिए आपका अल्फा पार्टिकल। तो बाकी टर्म्स तो क्लियर है। केस में आपका कूलम्स कांस्टेंट होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के अल्फा हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल,
कि जो भी हम अल्फा पार्टिकल यहाँ से कोलाइड कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और थीटा जिस एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जैसे ये जाएगा तो इस लाइन में नहीं जाएगा ना, बल्कि ये किसी एंगल से ऐसे पास से डेविएट हो जाएगा और ऐसा चला जाएगा अल्फा पार्टिकल। तो जिस थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होता है इसी को हम थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला इस फॉर्म में थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि कई बार किसी न्यूमेरिकल्स में इस रिलेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, क्योंकि बोर ही हमने स्टार्ट कर दिया था इसलिए इसको ज्यादा पढ़ा नहीं था, है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा फॉर्मूला जानना होगा, एक तो ये फॉर्मूला जानना होगा इम्पैक्ट पैरामीटर का, और दूसरा ये जानना होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, यहाँ पे एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज स्कैटर्ड थ्रू द एंगल थीटा। ये हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स, राइट, स्कैटर, है ना, थ्रू एंगल थीटा। भाई इस थीटा एंगल से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे या स्कैटर होंगे, इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, है ना, कॉट, सॉरी, साइन का टर्म्स होता है, कॉट का टर्म्स तो इम्पैक्ट पैरामीटर में आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा/4 होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो इस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे कुछ इसको डिटेक्ट करने का apparatus होता है जो कि ब्लिंक वगैरह या ग्लिटर करके शो करता है कि यहाँ पार्टिकल आ गए, है ना, तो वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है sin 4 थीटा/4 के। मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं एन ले लूं तो हम लिख सकते हैं कि एन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके हो जाएगा, sin 4 × थीटा/4, है ना, मतलब थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, है ना, साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, तो मतलब ज्यादा डिफ्लेक्ट वाले पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन जो होता है वो कम ही होता है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, कई क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो नीट में इसके ऊपर आए हुए हैं, भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस एंगल से क्या हो रहे हैं, इसलिए आपके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीजें हम जानते हैं, है ना, ये दो चीजें हम जानते हैं। बाकी एक मिनिमम डिस्टेंस और अप्रोच भी होती है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको हम एज ए न्यूमेरिकल डील करेंगे, उसको एज ए फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं, उसको हम एज ए न्यूमेरिकल डील कर देंगे। वैसे वो भी लिख लो यहाँ पे, सही रहता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, उसका फॉर्मूला के टर्म्स में लिख लेते हैं, है ना, कि भाई क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, है ना, कि जो अल्फा पार्टिकल जाएगा, कुछ अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं, तो उसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना, ये कितनी हो जाएगी, भाई कितने क्लोजेस्ट डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगे। तो सपोज आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज जड़ी हो जाएगा, और इससे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज तो 2 ही होता है, इसको आपने किसी वी से प्रोजेक्ट कर दिया, है ना, तो जैसे ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जैसे जाएगा तो एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जाके वापस आ जाएगा, है ना, तो इसी डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, R0, है ना। तो ये R0 निकालने के लिए आपसे पूछा था कि भाई इस केस में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को, कुछ आइडिया दो मुझे जरा, है ना, इसमें तो कोई ऐसे मॉडर्न फेस का तो कुछ होता ही नहीं है इसमें, है ना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को हम जस्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी से निकाल सकते हैं, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए आपकी बेटा इसको जल्दी से लिख लो बिकॉज पावर ऑफ हो गया है, तो ये सेव नहीं होगा, वैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अब मैं चेंज करता हूँ नेटवर्क वगैरह, इसको ट्राई करो, नहीं भी लिख पाओगे तो कोई बात नहीं, आई विल शेयर इन द ग्रुप।
है ना। आई विल डिस्कसिंग अबाउट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो जो पेज में आप नहीं भी लिख पाए हो कोई बात नहीं, आई शेयर इन द ग्रुप, है ना, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं उसको, है ना। तो नॉर्मली हम एटम में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, दैट वाज द पॉइंट नंबर 4, है ना। पॉइंट नंबर 4 में वी आर स्टडिंग द एटम्स में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, है ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, है ना। तो जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग आपने बाकी दो तो चीजें पढ़ ली थी। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, आई विल टॉकिंग अबाउट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना, कि जो अल्फा पार्टिकल होगा कितने क्लोज जा सकता है ना, गोल्ड फॉइल के, है ना। तो वही मैंने इसमें ये बता दिया था कि सपोज आपका ये न्यूक्लियस है, और अगर कोई अल्फा पार्टिकल हम अगर यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसमें तो चार्ज 2 ही होगा। तो इसको अगर आप किसी वी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, तो इस तरह से जाएगा, इसके ऊपर आपका प्लस जेड ही चार्ज है, तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आपने बोला आर नॉट है ना। तो आर नॉट की वैल्यू आपको क्या करनी है, बेसिकली आपकी कैलकुलेट करनी है। ये जो आर नॉट होगा उसकी वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हो कि भाई जैसे जैसे जाएगा मोमेंटली यहाँ पे वापस आएगा तो मोमेंटली रेस्ट पे आ जाएगा ना। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, कन्वर्ट इनटू, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का तो हाफ एम वी स्क्वायर, सपोज अल्फा पार्टिकल का मास एम है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा जब आर नॉट डिस्टेंस पे होगा। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के Q1 Q2 बाई आर ही तो होता है ना। तो के की जगह पे तो हम पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और Q1 Q2 में आपको पता है कि एक 2 ही है और एक आपका जेड ही है, बाई आर स्क्वायर, आर नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए आपके क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना, किसको सॉल्व करके क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सॉरी, इसमें आर नॉट स्क्वायर नहीं होता है, आर ही होता है ना। तो यहाँ से आपका आर नॉट की वैल्यू आ गई, है ना। तो इससे आप आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे कि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा। तो अगर ये याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में तो कन्वर्ट करना है, तो इसमें ऐसा मेमोराइज करने की कोई चीज नहीं होती है। वैसे आप लिख लो, है ना, कि इसको सॉल्व करके आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, है ना। तो यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बेसिकली आपकी, है ना, 2 की, अच्छा ये के टर्म्स में लिख दिया इसने, चलो कोई नहीं, इससे आप निकाल लेना आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, है ना। मैंने एक्चुअली ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया ना, इसको के पे छोड़ दो आप, क्योंकि जिस टर्म्स में बुक्स में दिया होता है उसी टर्म्स में लिखना होता है, तो उसको के लिख लो आप ऐसे, है ना। तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज द 4 की जेड स्क्वायर, है ना। भाई आपका यहाँ पे आ जाएगा इसलिए आपका एम वी स्क्वायर, ये आपकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर अप्रोच है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले जो मैंने रदरफोर्ड के बताए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं, है ना। तो पहले एक दो फॉर्मूले जो बताए थे, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्लस एक ये फॉर्मूला, है ना, ये हम डिस्कस करते हैं। ये होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, क्या करेंगे, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं दैट इज बोर ऑर्बिट पे, एटम में ही ये वैसे आप जानते हो सारा कुछ, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, कि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन nth बोर ऑर्बिट, इन nth बोर ऑर्बिट। वे nth बोर ऑर्बिट में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि सबसे पहला जो चीज आ जाता है दैट इज द रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट, ये आपका होता है 0.53 n² बाई जेड, है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग।
है ना। इसमें एक चीज लिखनी होती है कि रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट जो होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। है ना, कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, इसलिए आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड आपका होता है स्पीड, तो v की वैल्यू होती है c/137 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड में आता है बेसिकली आपका एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ द nth बोर ऑर्बिट आपकी हो जाएगी -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड जो एनर्जी होती है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। है ना, कि ये जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से इसका जो रिलेशन होता है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है ना, कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। है ना, ये आपकी एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद आपको डिफरेंस इन एनर्जी, कि भाई जब एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन होगा तो डिफरेंस इन एनर्जी फोटोन के फॉर्म में मीट हो जाएगी sc/λ। और ये आपका हो जाएगा 13.6 z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आपका जाएगा। है ना, तो ये हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी जो एनर्जी आएगी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ऐसे आ जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कि भाई इमिशन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी अगर ट्रांजिशन n2 से n1 तक हो रहा है तो। है ना, कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो वो सी के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? कहाँ पे? सेकंड फॉर्मूला। 137। है ना, दिस इज योर c/137 होता है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट और ये 137 और ये z/n हो जाएगा। है ना, तो इस फॉर्म में मेमोराइज करना आसान होता है, बाकी भी फॉर्म होते हैं इसके। है ना, तो डेल्टा ए की वैल्यू ये आ गई। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर ट्रांजिशन आपका n2 से n1 में हो रहा है, तो n2 से n1 मतलब कोई भी हो सकता है, 4 से 5 हो रहा, 5 से 4, 5 से 2, 5 से 3। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला ये होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 हो जाएगा। वे कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ होंगी, उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। है ना, तो ये आपके 5 फॉर्मूले होते हैं जो कि हम मोस्टली जानते हैं। है ना, कि मोस्टली हम जानते हैं। इसमें और भी चीजें हैं तो मैं डिस्कस करता हूँ अभी आपको इसमें से। हाँ, फॉर्मूला शीट ही दे रहे हैं। नहीं बेटे, ये फर्स्ट थोड़ी है, इसके पहले भी थी लेकिन अब वो मैं रिकॉल नहीं कर सकता। है ना, वो मैं रिकॉल नहीं कर सकता, आपको रिकॉर्डिंग में देखना होगा क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी ना, तो वो सब वैनिश हो गई। ये आपका मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ है। है ना, तो ये आपका फिफ्थ चीज आ गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये फॉर्मूला रदरफोर्ड के तो फॉर्मूले नए थे, तो इसके अलावा जो फॉर्मूले थे हम जानते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। है ना, ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और भी होते हैं। है ना, एक सिक्स कंसेप्ट पे हम आ जाते हैं कि भाई एटम को हम एक्साइट कैसे करेंगे। एटॉमिक एक्साइटेशन बाय कोलिजन, यहाँ पे आपका 6 आ गया, एटॉमिक एक्साइटेशन बाय कोलिजन। एक्साइटेशन बाय कोलिजन। है ना, कि भाई कोलिजन से एटॉमिक एक्साइटेशन हम कैसे करते हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि काइनेटिक एनर्जी with respect to center of mass, with respect to center of mass,
नहीं आज नहीं स्टार्ट करेंगे बेटा, आज तो हम अभी इसको कंप्लीट करेंगे, अभी इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं आपको, है ना। एटॉमिक एक्साइटेशन बाय कोलिजन, है ना। कि जब भी हम एटॉमिक एक्साइटेशन करेंगे, हाँ उसके बाद देखूंगा, उसके बाद देखूंगा वैसे, उसके बाद जैसा होगा चैप्टर वाइज बता दूंगा आपको। एटॉमिक एक्साइटेशन बाय कोलिजन, तो इसमें टॉपिक में ये आता है कि हम यहाँ पे लेते हैं काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल एक्साइट एटम। कि एटम को जो चीज एक्साइट करती है वो काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होती है ना। सेंटर ऑफ मास लिख लो, मास विल एक्साइट द एटम, है ना। और काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को हम के डैश लिखते हैं, और के डैश की वैल्यू किसके इक्वल होती है हम जानते हैं, हाफ ऑफ रिड्यूस मास इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो इसमें म्यू जो होता है वो रिड्यूस मास होता है, और ये m1 इंटू एम टू डिवाइड बाई m1 प्लस m2 से आ जाएगा। और जो इसमें वी आर होता है, दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। मोस्ट ऑफ द केस में वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी सेम ही होती है, क्योंकि जिस एटम को हम एक्साइट करते हैं वो मोस्ट ऑफ द केस में रेस्ट पे होती है। तो जो वेलोसिटी ऑफ द एक्साइटिंग पार्टिकल होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको जानना है ये चीज एक्साइट करती है ना। एटम को पूरी काइनेटिक एनर्जी नहीं करती है, बल्कि जो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्साइट करती है। तो ये आपका 6th कंसेप्ट आ गया। कई क्वेश्चंस में ये भी यूज होगा, है ना। ऐसे ही कब आ जाएगा 7th, है ना। 7th कंसेप्ट में हम बोलते हैं कि मोशन ऑफ न्यूक्लियस इज कंसिडर। तो लास्ट स्लाइड का लास्ट पार्ट दिखा सकते हैं क्या? अभी मैं दिखाता हूं, पहले इसको लिख लूं फिर मैं दिखाता हूं। इफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड, है ना। कि अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस के मोशन को कंसिडर कर लें, वैसे तो न्यूक्लियस को मान के चलते हैं कि रेस्ट पे होता है, अगर हम कंसिडर कर लें देन वी रिप्लेस, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ reduced mass of electron and nucleus, ये हो जाएगा आपका। इफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस इज कंसिडर देन वी रिप्लेस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, विथ रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। रिड्यूस मास से हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली आपका रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो ये 8 पॉइंट होते हैं, है ना। इसको लिख लो, मैं प्रीवियस पेज पे शो करता हूँ आपको। तो ये आपके एटॉम्स में आपको जानना होता है। सर आपने 6 के बाद 8 पॉइंट लिखा। नहीं वो 7th है बेटा, 6 के बाद 7th है ये, तो ठीक से लिख लो, एक डंडा ज्यादा। सर 5th पॉइंट कौन सा था फिर? अभी आते हैं, देखते हैं नंबरिंग कौन सी है, देख लेते हैं। नंबरिंग हो सकता है इधर उधर हो जाए। पिछली पेज पे जाते हैं, तो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, 6th 7th उसमें है, सही तो है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाला, भाई अगर N2 से N1 ट्रांजिशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ या स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज होती है nth बोर ऑर्बिट में। है तो रदरफोर्ड के कुछ फॉर्मूले और ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, है ना। इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका आ गया इस तरह से। चलो, तो ये आपका आ गया एटम्स के बारे में। अब आपका लास्ट एक आ जाता है पॉइंट,
है ना। इसके बाद दैट इज योर फिफ्थ पॉइंट आपका आ जाएगा, दैट इज योर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी डिके में भी कुछ कंसेप्ट ही इसमें है। तो सबसे पहली जो चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं ना, दैट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस डिस्कस करते हैं फॉर्मूला। भाई किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हम जानते हैं कि आर की वैल्यू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 होती है ना, कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। इसमें आर नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, आर नॉट की वैल्यू आपकी होती है 1.2 फर्मी, है ना। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस पहला फॉर्मूला आ गया। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगी, कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, कि अगर कोई भी न्यूक्लियस है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो वो जानते ही हैं कि भाई मास का डिफरेंस ही तो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो न्यूक्लियस का मास पहले लिख लेते हैं हम इसमें। तो न्यूक्लियस का मास हो जाएगा बेसिकली आपका ZMP, है ना, प्लस आपका हो जाएगा A-Z × Mn। ये तो न्यूक्लियस का मास हो जाएगा, है ना। इस पूरे मास से आप माइनस कर दोगे मास ऑफ द न्यूक्लियस को, है ना, कि मास ऑफ द न्यूक्लियस को इससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, कि इससे मास ऑफ द न्यूक्लियस को आप माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका, ये आपका आ गया, है ना। इससे आपने माइनस कर दिया मास ऑफ द न्यूक्लियस को। और चूंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो सीधे इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने लिख दिया। इतनी एनर्जी रिलीज, बाइंडिंग एनर्जी होती है कि अगर न्यूक्लियस को जब भी फॉर्म होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, या अगर न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है तो इतनी एनर्जी इंपार्ट करनी होगी, अगर ब्रेक करना है न्यूक्लियस को तो इतनी एनर्जी इंपार्ट करनी होगी। तो इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस, राइट। पहले आप इसको लिख लो फिर डिस्कस करते हैं बाकी चीजें।
है ना, ये आपका आ गया इस तरह से। तो ये आपका आ गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये आपने इसमें न्यूक्लियर एंड रेडियोएक्टिविटी में पढ़ लिया। ठीक है नहीं, तो इसके बाद हम आ जाते हैं फिर पॉइंट में ही, है ना। ये जो हमने डिस्कस किया है, तो हम आ जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर कि भाई किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की क्यू वैल्यू क्या होगी, है ना। कि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। कि कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा तो इसकी बेसिक क्यू वैल्यू क्या होगी, है ना। तो जब भी आप बात करोगे क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो हम इसको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। कि क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब आपको पता ही होता है कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी, A1 और A2 इंटरेक्ट होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे A3 एंड A4 में। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस, कि भाई A1 एंड A2 इंटरेक्ट हो गए और ये कन्वर्ट हो गए बेसिकली आपके A3 एंड A4 में। तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी और जो एनर्जी रिलीज होगी इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपकी क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू निकालने का सिंपल से ये तरीका है कि भाई मास डिफेक्ट से ही तो आता है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इससे हम माइनस कर देंगे m3 प्लस m4, है ना। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 931.5 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी क्यू वैल्यू आ जाएगी। क्यू वैल्यू को हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में जब आप लिखोगे तो यहाँ पे आप लिख दोगे E3 प्लस E4, है ना, माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा E1 प्लस E2, है ना। कि E3 प्लस E4 से E1 प्लस E2 को हम क्या कर देंगे -1। तो ये वैसे ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी E1 E2 E3 आपको पता होती है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नई चीज आ गई कि भाई अब तक वैसे क्यू वैल्यू देखा जाए ना तो क्यू वैल्यू किसी केस में अगर पॉजिटिव है, इफ दिस क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव, कि अगर ये क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो इस तरह के रिएक्शंस को भी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। कि क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अब तक हम एक्सोथर्मिक की बात कर रहे थे, लेकिन क्यू वैल्यू कभी निगेटिव भी हो सकती है, तो क्यू वैल्यू कैन बी निगेटिव ऑल्सो, है ना। तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, ये 5 नंबर में ही आ रहा है ना, उसी का सब टॉपिक है। तो क्यू वैल्यू अगर ये निगेटिव है ना, तो इसी तरह के रिएक्शंस को भी कॉल्ड एज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा इसलिए आपका एंडोथर्मिक, है ना। तो एंडोथर्मिक में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे आ जाता है बेसिकली आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू इनिशिएट द एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ई थ्रेशोल्ड, है ना। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। किसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। तो जो ई थ्रेशोल्ड की वैल्यू होती है इसको आप इस फॉर्म में लिख दोगे, -Q इंटू 1 - M1/N2 हो जाएगा, ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी। कि दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज ए थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो Q तो Q वैल्यू होगी, वो रिएक्शन की आप निकाल ही लोगे। इसमें M1 M2 इसका मास होता है ना। M1 M2 जो होता है, M1 को हम बोलते हैं मास ऑफ, है ना, प्रोजेक्टाइल, है ना। और जो M2 होता है दिस इज द मास ऑफ टारगेट, ये क्या हो जाएगा इसलिए आपका मास ऑफ टारगेट हो जाएगा, है ना। तो M1 हो जाएगा मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल और M2 जो होगा दैट इज द मास ऑफ द टारगेट, है ना। तो M1 M2 मास यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से हम थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख सकते हैं, है ना। तो इसी को भी कॉल्ड एज ए क्यू वैल्यूज।
है ना। तो ये आपका मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड मास ऑफ द टारगेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका आ गया क्यू वैल्यू के टर्म्स में। ये थोड़ा सा एक नया फॉर्मूला था जो कि हमने डिस्कस कर लिया, है ना। तो ये ध्यान रखना, एंडोथर्मिक में ये कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस आ गया। क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस के बाद आपका रेडियो एक्टिव डिके आ जाएगा, है ना। कि इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं फॉर्मूले में, वे डिस्कस द रेडियो एक्टिव डिके, है ना, कि वी टॉक अबाउट द रेडियो एक्टिव डिके। एक्टिव डिके, भाई जो रेडियो एक्टिव डिके होगा ये क्या होता है आपका, है ना। रेडियो एक्टिव डिके का मतलब हो जाएगा अल्फा, बीटा एंड गामा डिके, है ना। कोई बात है, रेडियो एक्टिव डिके का मतलब हो जाएगा अल्फा, बीटा एंड गामा डिके। लिख लो आप इसे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया अल्फा, बीटा एंड गामा डिके। तो जो आपका अल्फा, बीटा एंड गामा डिके होगा, इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मेनली जो अल्फा डिके में ये लिखते हैं हम, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा डिके होगा तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये फॉर्मूला पहले आपने लिखा ही हुआ है कि अल्फा की वैल्यू होती है A-4/A इंटू रिएक्शन की क्यू वैल्यू। ये काफी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल ये होगा। उसके अलावा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी यूज करके हम ये फॉर्मूला जानते ही हैं कि n इक्वल टू आपका n0 e⁻⁻ हो जाएगा, है ना, आफ्टर टाइम t। ऐसी एक्टिविटी हम लिख सकते हैं, एक्टिविटी इक्वल टू A0 e⁻⁻ हो जाएगा, है ना। तो किसी t टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये हो जाएंगे और ये इसकी एक्टिविटी हो जाएगी, है ना। ये आपने लिख दिया, ठीक है ना। और इसी में आपने डिफाइन कर दिया था हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की वैल्यू होती है बेसिकली आपकी ln2/λ, और जो आपका मीन लाइफ या टाइम कांस्टेंट होता है ये 1/λ होता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है कि n इक्वल टू n0 हाफ ऑफ स्मॉल t बाई कैपिटल T, है ना। कि भाई किसी टी टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे उसको हम हाफ लाइफ पे टर्म्स में ज्यादा निकालते हैं। या एक्टिविटी लिख लेते हैं कि एक्टिविटी कितनी होगी, A0 इंटू हाफ ऑफ स्मॉल t बाई कैपिटल T हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से एक्टिविटी के फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, इसलिए आपको डिनोट करते हैं, है ना। ये आपका इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसे, है ना। यहाँ पे एक छोटी सी नई चीज आ गई आपकी, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो वैसे प्रोबेबिलिटी जो टर्म होता है ना, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स टर्म्स बाय टोटल टर्म्स, बाय टोटल टर्म्स। हाँ, तो कई बार इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे किसी ने आपसे बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर सर्वाइवल, टी ऑफ न्यूक्लियस सर्वाइवल, मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं बेसिकली आपका, क्योंकि रैंडम प्रोसेस है ना, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कि कोई न्यूक्लियस अगर नहीं डिके हो रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मैं यहाँ पे जस्ट लिख दूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स, जो न्यूक्लियस बच जाते हैं वो इतने ही तो होते हैं, e⁻⁻ ये डिके नहीं होते हैं किसी टी टाइम तक। और टोटल नंबर जो डिके नहीं हो सकते थे वो हो सकता है कोई भी डिके नहीं होता। तो टोटल टर्म n0 हो गए, जो आपके फेवरेबल टर्म्स हैं आपके ये हो गए। यहाँ से n0 कैंसिल, न्यूक्लियस सर्वाइवर की प्रोबेबिलिटी ये होती है ना। ऐसे किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिके, है ना, कि जो न्यूक्लियस डिके होगी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिके, है ना। तो जो न्यूक्लियस डिके की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो भी हम लिख सकते हैं कि जो डिके होगा
वो आपका हो जाएगा एन नॉट माइनस एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड कर दो आप इसमें, तो यहां से आपका आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। तो न्यूक्लियस सर्वाइवर की प्रॉपर्टी ये हो जाएगी और डीके की प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप लिख लो, है ना? तो ये कंप्लीट आपका है, लेकिन मैं ये बोलूंगा ये तो फॉर्मूले लिस्ट है, लेकिन आप अपनी इसकी थ्योरी ठीक से पढ़ना, है ना, कि पूरे जो आपने पढ़ा हुआ है ना इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना। रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल थ्योरी, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है ना, इसमें सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं लिख के नहीं बता सकता, मैं तो एक बता सकता हूँ ओवरव्यू। बहुत सारी ऐसी फैक्चुअल चीज होती है जो इसमें दी होती है, जो कि आपको एनसीईआरटी या मॉड्यूल थ्योरी से पढ़ के आएगा। तो इसको बहुत थॉरली आप पढ़ना थोड़ा सा, एक बार इस वीक में ही कंप्लीट कर लो, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में एक बार एनसीईआरटी और मॉड्यूल थ्योरी पढ़ ली, और उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके डाउट ले लोगे आप इसका, है ना। तो ये मैंने एक आपको एक कॉन्सेप्ट मैपिंग कर दी कि भाई क्या क्या मेन कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं, है ना? तो अब मैं इसके ऊपर बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, सो दैट कि आपको सब चीजें आ जाए। ठीक है, ये हमने कर लिया। बेटा एनसीईआरटी में इस चैप्टर का जो नाम है ना, 3 अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो 3 अलग अलग चैप्टर को मिलके मॉडर्न फिजिक्स बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो उससे देख लेना आप, एक बार पढ़ना होता है उसे एनसीईआरटी ठीक से, है ना, क्योंकि कई कई क्वेश्चन जो होते हैं ना उसके लैंग्वेज पे या फैक्चुअल्स क्वेश्चंस होते हैं, तो ये करना है आपको, राइट। तो आई शेयर द नाउ न्यूमेरिकल्स, ये फॉर्मूला तो आप सारे रिवाइज कर ही चुके हो, आपको पूरा चैप्टर तो आता ही है, तो आई शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, उसको आप ट्राई करो और ट्राई करके आंसर दो। हाँ ये तो हम कर ही चुके थे। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, इससे से स्टार्ट करते हैं।
हाँ, सोहम, योर आंसर इज करेक्ट. मतलब इसमें अगेन न्यूक्लियस फिक्स है. न्यूक्लियस के मास का उतना कोई मतलब नहीं है, है ना. न्यूक्लियस इज फिक्स्ड, फिक्स है. न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा है. हाँ, रुतिका, योर आंसर इज करेक्ट. अगर न्यूक्लियस भी मूव करता फिर तो आंसर अलग हो जाता. सही है. तो अभी आपने किया, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको. भाई इसने बोला ऐसा कि क्यू है, इससे स्मॉल क्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं. बस उसमें जो चार्ज था उसकी जगह पे चेंज हो गया. चार्ज क्यू था, इससे एक स्मॉल क्यू चार्ज का अल्फा पार्टिकल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी भी से. तो ये जाएगा और वापस आ जाएगा. तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच सपोज आर नॉट है, तो आर नॉट पूछा हुआ है. तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के, है ना, क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई आर नॉट, है ना. और चूंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आंसर है, तो के की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई आर नॉट, है ना. तो यहाँ सॉल्व करके आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी. तो आर नॉट जब निकालोगे तो विल गेट द ऑप्शन बी, है ना. कि इसको सॉल्व करके आर नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम वी स्क्वायर. ये आपका आंसर आ जाएगा. तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये, कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी. काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा. उसमें मैंने वही चार्ज ले लिया था आपका जेड ई एंड टू ई ले लिया था चार्ज, है ना. इसमें क्यू एंड कैपिटल क्यू दिया हुआ है. उसमें डिफरेंस क्या है ना. दोनों चीजें क्या है बेसिकली आपकी सेम है ना. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. थोड़ा सा एनर्जी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, क्योंकि आज तो फाइनल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. सब क्रूशियल क्वेश्चन होंगे आज, है ना, जिससे कि हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो सही रहेगा. तो दिस वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं.
हाँ, ये जो वर्ड होता है ना, क्या प्रोनाउंस करते हैं, सेंसलेशंस, इसका मतलब होता है ब्राइट या ग्लिटरिंग्स। ग्लिटरिंग्स का मतलब हो जाएगा कि जब पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे ना उस एंगल पे, तो वो पॉइंट ग्लिटर हो जाएगा। तो मतलब 8100, इसका मतलब ग्लिटरिंग का मतलब हो गया कि 8100 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने जो हैं इस एंगल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसको एक्चुअली डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म होता है ये। हाँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हो जाए, वो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा ना कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाते हैं। तो इससे सॉल्व कर लेंगे हम इसे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। Soham, your answer is correct. चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। देखो कुछ नहीं था, इस फॉर्मूले को यूज करना है आपको। तो यहाँ से n1 बाई n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 बाई n2 साइन का इनवर्स रिलेशन है, ये आपको हो जाएगा साइन थीटा 2/2 बाई साइन थीटा 1/1। इस पूरे का 4 पावर बाहर में ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में आसान होता है। इसका मतलब पूरे का पावर ही तो होता है। अब इसमें बोला है कि n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना वो 8100 है, n2 तो मुझे निकालना है ना। अब इसमें जो सेकंड एंगल है वो 120 डिग्री है, मतलब यहाँ पे
साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ये θ/2 लेंगे तो। और जो पहला एंगल था जिससे ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो 60 था, मतलब यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा। बस सीधे सॉल्व हो जाएगा इस फॉर्मूले को यूज करके, है ना, कि भाई कम एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाले ज्यादा पार्टिकल होंगे, ज्यादा एंगल से कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, तो वो कम कितने डिफ्लेक्ट होंगे यहाँ से निकाल लेंगे। तो साइन 60/sin 30 √3 तो हो जाएगा, और √3 की पावर यहाँ पे 4 आ गई, मीन्स ये 9 आ गया। मतलब N2 की जो वैल्यू होगी वो 8100/9 हो जाएगी, तो यहाँ से 900 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ही था करेक्ट। ये बड़ा एक यूजफुल फॉर्मूला है, इसलिए मैंने आज आपको स्पेशली इसको बता दिया। एग्जाम में अगर आएगा तो इसको आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, कि एग्जाम में अगर आएगा तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। है ना, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा आपका आंसर में, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है नहीं। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। ओके, हाँ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो जरा सा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, बाकी ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं आपसे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको मुश्किल होगी तो वो क्लास में ले लेते हैं, बाकी ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं आपसे।
चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। राइट, क्या है ना, इसमें ऐसा दिया हुआ था कि सपोज इसमें आप ऐसा कर लो, हमेशा ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले से सॉल्व करना एकदम आसान होता है चीजों को। एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू हाफ स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि अचानक से एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया और उसमें जो सेफ लिमिट है उससे 64 टाइम्स ज्यादा है। तो मतलब अभी सपोज आपकी सेफ नंबर जो है वो सपोज आप एन ले लो, है ना, कि सेफ नंबर एन है आपके, लेकिन अभी जो था वो आपका 64 एन हो गया। कि अचानक से अभी जो हो गया 64 एन हो गया आपका, है ना, कि भाई सेफ नंबर तो एन है लेकिन अभी जो है उसका 64 टाइम्स है, इसने बोला हुआ है। तो इसने ये तो पूछा हुआ है कि ये फिर से कब सेफ करने के लिए कितने टाइम बाद, ओके बेसिकली कितने टाइम के बाद ये सेफ हो। तो 64 एन थे, तो 64 से इसको वापस से एन होना होगा डिके कर करके। तो इसमें टाइम सपोज टी लगती है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 64 एन से एन हो जाएंगे। तो एकदम हम सीधे इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे कि भाई एन इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट इंटू हाफ टू द पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो फाइनली होंगे वो तो आपके एन हो गए, इनिशियल आपके 64 एन थे, है ना। तो हाफ इंटू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी आ जाएगा, क्योंकि हमेशा हाफ लाइफ दिया हुआ है ना आपको, तो उसके टर्म्स में हम डेज निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका जस्ट ये आ जाएगा। ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 की पावर 6 इक्वल टू 1/2 की पावर स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, है ना। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो मतलब यहाँ से स्मॉल टी बाई कैपिटल टी की वैल्यू 6 हो जाएगी। मतलब ये जो टाइम होगा ये टाइम हाफ लाइफ का 6 टाइम्स हो जाएगा, है ना। ये जो टाइम होगा ये हाफ लाइफ का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 6 टाइम। तो 6 टाइम्स यहाँ ले लो आप इस तरह से। 6 इंटू हाफ लाइफ की वैल्यू हम जानते हैं 18 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डेज आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो इससे आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट, है ना। इससे क्या आ जाएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा, 108 डेज। है ना, तो ये आपका इस तरह से 108 डेज आपके आपके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। राइट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, देन वी ऑफ द मीटिंग, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं ग्रुप में आपसे शेयर कर दूंगा, आई शेयर इन द ग्रुप। ये है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये वाला नहीं, ये भी नहीं है, इसी के जैसा है वो भी। हाँ ये है, ये इसकी बजाय हम इसको कर लें क्या। हाँ दिस यू कैन गो फॉर, है ना। इसमें कोई एक्चुअली मिस्टेक नहीं है, वो उस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक थी। कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इससे। देखो इसमें ये फॉर्मूला यूज कर लोगे आप कि किसी भी टी टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, है ना। वही टाइम ही तो पूछा हुआ है इसने कि इनिशियली अगर सेम है तो फॉर्मूला हम ये यूज कर लेंगे कि एन स्क्वायर टू आपका होता है, ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, मतलब बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये, डाटा चेंज कर करके बार बार पूछते हैं। ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। ये बोल रहा है कि सैंपल ए है, सैंपल बी है, सैंपल ए का डीके कांस्टेंट 6 लैम्डा है, इसका 2 लैम्डा है। इफ इनिशियली दोनों के सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, मतलब एन नॉट दोनों का सेम था, तो ए और बी का रेशियो 1/e कितने टाइम के बाद हो जाएगा। पहले मैं ए के लिए इसको अप्लाई कर देता हूँ, एन ए ले लिया मैंने, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट थे और ए का डीके कांस्टेंट 6 लैम्डा है, तो ई माइनस 6 लैम्डा आ गया। ऐसे पुट कर दो, वैसे ऐसे आप बी का ले लो, है ना। तो बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो एन नॉट ही थे इनिशियल, इसका डीके कांस्टेंट आपका 2 लैम्डा है, तो माइनस 2 लैम्डा ले लेंगे। ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होता है। अब इसने बोला कितने टाइम के बाद दोनों का रेशियो 1/e हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर दो आप। यहां से Na/Nb की वैल्यू इसने बोला है कितने टाइम के बाद 1/e हो जाएगा, तो Na/Nb यहां से डिवाइड करो आप। तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो ये चीज आपकी आ जाएगी e टू द पावर माइनस 6 लैम्डा टी, है ना, बाई, है ना, कि 1/e हो जाएगी। तो इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा सिंपली आपका e टू द पावर माइनस 6 लैम्डा टी बाई e टू द पावर माइनस 2 लैम्डा टी इक्वल टू 1/e आ जाएगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा e टू द पावर माइनस 4 लैम्डा टी इक्वल टू e-1 आ गया। अब देखो बेस दोनों का तो सेम है, तो पावर भी सेम होगी, मतलब यहाँ से 4 लैम्डा टी की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, मतलब ये जो टाइम होगा ना ये 1 हो जाएगा। तो 1/4 लैम्डा मींस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वही आपने सीधे फॉर्म में लगाया, एनएनबी निकाल लिया, एनएनबी की वैल्यू 1/e है, तो पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपका आ गया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, है ना। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो चलो ये काफी है आपके लिए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल शेयर इन द ग्रुप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म कर लिया, मॉडर्न फिजिक्स। तो इस ट्रैक में ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो चुकी हैं। इस ट्रैक में बस एक चीज बचती है, दैट इज सेमीकंडक्टर, जो ये ट्रैक चल रहा है। बाकी जैसे भी आपका जो चैप्टर्स टाइम टेबल में लिख के आएंगे, दैट विल बी आई विल कीप ऑन टीचिंग, है ना, कि जो भी चैप्टर्स उसमें लिख के आएंगे मैं बताते जाऊंगा आपको मैं, है ना, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय। सर अभी नेक्स्ट क्लास क्या होगा फिर? नेक्स्ट क्लास में अभी मुझे चैप्टर्स का पता नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं अभी क्या होता है ना, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो जैसे डिसाइड करूंगा देन आई विल अपडेट। ओके सर।
क्लास में जैसे भी Thank अपडेट करेंगे, है Yes. ना। भाई सेमीकंडक्टर बचा हुआ है, कुछ लोग वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, तो जैसा भी होगा, है ना। मतलब मैं तो सभी चैप्टर इक्वली पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए कोई चैप्टर मायने नहीं रखता कि कौन सा चैप्टर होने वाला है, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, वेव हो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हो, मैकेनिक्स हो, ऑल चैप्टर्स आर सेम फॉर मी, है ना। नो प्लस एंड माइनस ओवर इट, सब चैप्टर इक्वली होते हैं, है ना। तो देखते हैं कैसा आता है, जैसा होगा वो पढ़ाएंगे आपको, है ना। ओके, बाय बाय। Thank you.